तो साथियों, मैं डॉक्टर हरीश चंद्रा अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल लाइव में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज 22 जुलाई को इकोनॉमिक सर्वे संसद में पास हुआ है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कल यानी कि जो बजट पास होने वाला है, तो बजट की प्रक्रिया क्या होती है खासकर, और बजट होता क्या है, और बजट में कुछ जो टेक्निकलिटीज जो शब्दावलियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, इस पर हम लोग आज खासकर चर्चा करेंगे। खासकर पहले बजट को समझ लेते हैं कि बजट क्या होता है। जैसे बजट पूरे देश के अंदर जो भी वस्तुएं या फिर सर्विसेज या फिर कृषि जो भी हमारा खर्चा होता है, और जिन जिन डिपार्टमेंट्स में जैसे मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुसार जो बड़े बड़े विभाग बनाए गए, जैसे रेलवे विभाग, कृषि विभाग और बहुत सारे अन्य विभाग, जैसे सूचना प्रसारण मंत्रालय और बहुत सारे मंत्रालय बनाए गए अलग अलग टाइप के, उनमें कितना खर्चा, कितना बजट, मतलब किस किस डिपार्टमेंट को, किस किस विभाग को, किस किस मंत्रालय को कितना पैसा दिया जाएगा और कहाँ से कितना पैसा आया है, खासकर इसकी हम लोग ये बजट बेसिकली होता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि बजट की शुरुआत कहाँ से हुई। बजट भारत में तो मतलब 1950 के बाद ही मतलब चर्चा में आया सब। लेकिन अगर इसके इतिहास में जाएं तो 1733 को इंग्लैंड में वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वालपॉल ने सरकार के जमा खर्च का, यानी सरकार का जो जमा खर्च का हिसाब संसद में पेश किया और उसी को बजट कहा गया। वालपाल ने अपने दस्तावेज यानी छोटे बैग में लाए, लेदर बैग में, जिसे फ्रेंच भाषा में बूज कहा जाता है, बूज, और अंग्रेजी में बजट कहा जाता है उसको। इसके बाद से ही हिसाब किताब को लेकर जो बजट जो प्रक्रिया होती है उसको ही बजट कहा गया। जैसे हम अपने बजट पर परिवार में चर्चा करते हैं, वैसे ही केंद्र सरकार संसद में और राज्य सरकारें विधानसभा में चर्चा करती हैं। बेसिकली जरूरत पड़ने पर इसमें बदलाव भी होते रहते हैं। बजट पेश करने का जिम्मा सरकार के पास है, यानी बजट सिर्फ सरकार पेश कर सकती है, विपक्ष में इसकी कोई भूमिका बेसिकली नहीं होती है लेकिन क्वेश्चन पूछ सकते हैं बाद में, लेकिन सारा बजट सरकार पास करती है जो सत्ता में होती है। संविधान में बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं, आप सब जानते हैं, लेकिन इसमें एक अनुच्छेद है 112, उसमें उसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया यानी कि वार्षिक वित्तीय दस्तावेज, उसको अनुच्छेद 112 में, जैसा हमने बताया, बजट में आने वाले वित्त वर्ष में टैक्स है, कर्ज है, बाकी जरियों से जमा के साथ खर्च का अनुमान होता है, नई योजनाओं का भी इसमें ऐलान किया जाता है। बेसिकली लोकसभा से बजट पास होने के बाद ही सरकार को खर्च टैक्स लगाने का अधिकार मिलता है, राज्यसभा सिर्फ इसमें सलाह दे सकती है। तो मैं भारत की भाषा के जो टेक्निकलिटीज हैं कि कहाँ कहाँ पैसा होता है भारत में बेसिकली, तो भारत की एक संचित निधि होती है। क्या होती है? भारत की एक संचित कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं। आमतौर पर हम अपने घरों की सारी जमा पूंजी जो है बैंक में रखते हैं, ऐसे ही सरकार को अपनी जमा एक कोष या फंड में रखना होता है और इसे भारत की संचित निधि कहा जाता है। जैसे हमने बताया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया संविधान के अनुच्छेद 266 क्लॉज 1 में इसका जिक्र किया गया है। दरअसल संचित निधि में जनता का पैसा होता है, इसलिए इसे एक पैसा निकालने के लिए भी लोकसभा की अनुमति लेनी होती है। बिना लोकसभा की अनुमति के कोई भी पैसा संचित निधि से निकाला नहीं जाता है, क्योंकि जनता का पैसा है और क्योंकि लोकसभा में सीधे जनता से चुने हुए लोग आते हैं, यानी एमपी जो आपका चुना हुआ है आपके देश का, जितने भी भारत में सिटीजन हैं वो सब लोग को ये पता होना चाहिए हमारा एमपी कौन है। खासकर मैं ग्रामीण समुदाय के लोगों की बता रहा हूँ और शहरी समुदाय के लोग भी जो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए। तो आपका एक एमपी होता है, वही वहां पर आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है पार्लियामेंट में, यानी जो गांव की पंचायत होती है उसी तरह एक देश की पंचायत है जो संसद में, यानी कि लोकसभा के सीधे जनता की चुने हुए सदस्य भी वहां होते हैं। और जब लोकसभा इसको पारित करती है तभी तभी इसका पैसा संचित निधि से निकाला जा सकता है, ऐसे पैसा निकाला नहीं जा सकता है। लोकसभा की मंजूरी के लिए सरकार को मनी बिल पास करना पड़ता है। बेसिकली मनी बिल पास करना होता है और बिल पारित होने पर सरकार संचित निधि से पैसा निकाल पाती है। बजट में खर्च वाला हिस्सा मनी बिल ही होता है, जो मतलब खर्च वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं मनी बिल। बेसिकली मनी बिल राज्यसभा से भी पारित हो सकता है, लेकिन उसकी भूमिका केवल सलाहकारी ही होती है। उसकी सलाह मानना या ना मानना लोकसभा की मर्जी पर डिपेंड करता है। और भारत की संचित निधि में भी कुछ खर्च संविधान ने भी तय कर रखे हैं, जैसे पहले से डिसाइड कर रखे हैं। जैसे सरकार कम नहीं कर सकती उसमें, जैसे कि राष्ट्रपति और जजेस की सैलरी भारत के जो मेन हमारे जो मतलब नेता हैं, या कह लीजिए मेन जो हमारे जजेस हैं, जो हमारे आपको पता होगा कि भारत में जो राष्ट्रपति होता है वो हमारा प्रमुख होता है, संवैधानिक
प्रमुख होता है और राष्ट्र प्रमुख होता है, इसलिए और जजेस खासकर आपने जुडिशरी में जो मेन हमारे जो न्यायाधीश हैं जो न्याय करते हैं उनकी सैलरी संचित निधि से ही आती है। इसके बाद में अगर देखें तो एक आकस्मिक निधि होती है, भारत की आकस्मिक निधि कहा जाता है। जैसे हम किसी इमरजेंसी में निपटने के लिए घरों में कुछ अलग से फंड रखते हैं, ऐसे ही सरकार किसी आपदा या हादसे से इमरजेंसी के दौरान खर्च करने के लिए कुछ पैसा अलग रखती है। इसे भारत की आकस्मिक निधि या कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया कहते हैं। बेसिकली सरकार को इससे पैसा निकालने के लिए बजट जैसी पेचीदा और लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होता है। अब देखिए इसमें नहीं गुजरना होता है, केवल राष्ट्रपति की अनुमति से ही सरकार इस कोष से पैसा निकाल सकती है। आकस्मिक निधि से हर वक्त आप देखिए भारत में क्या है, भारत में हर वक्त आकस्मिक निधि में कम से कम 30,000 करोड़ रुपया, बहुत बड़ी रकम है ना, लेकिन 30,000 करोड़ रुपया होता है। संविधान के आर्टिकल अगर अनुच्छेद में देखें 267 के क्लॉज 2 में इसे इस फंड का जिक्र भी किया गया है। समय समय पर भारत की संचित निधि से आकस्मिक निधि से सरकार पैसा जमा करती रहती है। मतलब संचित निधि से पैसा आकस्मिक निधि में लाती है, क्योंकि मतलब वो पैसा जरूरी है उतना जमा, कितना बताया 30,000 करोड़। इसलिए बेसिकली पब्लिक अकाउंट एक होता है पब्लिक अकाउंट। अब पब्लिक अकाउंट को समझते हैं। केंद्र सरकार कई योजनाएं चलाती है जिनमें वो एक बैंक की तरह काम करती है, जैसे पीपीएफ यानी पब्लिक प्राइवेट प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र। इसी तरह पीपीएफ में नौकरी पेशा लोग और किसान विकास पत्र में आम लोग अपने पैसे जमा करते हैं। वही सुकन्या समृद्धि योजना में बेटियों के नाम पर बैंक अकाउंट खोले जाते हैं। तो इस तरह की योजनाओं के जरिए लोग सरकारी विभागों, बैंक, पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते हैं। ये सारा पैसा लोक लेखा यानी पब्लिक अकाउंट में जमा होता है भारत सरकार के। इस पैसे पर सरकार लोगों के ब्याज भी देती है। लोग अपने पैसे को सरकार से कभी भी वापस ले सकते हैं। जैसे सब जानते हैं, बैंक अकाउंट खुलाते हैं, पैसा वापस आता है आपके पास। इस फंड के इस्तेमाल के लिए इस फंड के लिए सरकार को संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं होती है। इसका जिक्र संविधान के आर्टिकल 266(2) में किया गया है। अब देखिए जीडीपी, बतौर इंसान हम दो चीजों पर उत्पादन करते हैं, वस्तुओं पर और सेवाओं पर। हम सब जानते हैं वस्तुएं और सेवाएं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है, उसका बेचा, लेकिन कुछ लोग खाली सर्विस करते हैं, यानी हमारे पास ज्ञान है, कोई ज्ञान दे रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, तो वो सेवाएं हैं। किसी देश में एक साल के दौरान बनी वस्तुओं और सेवाओं की कुल कीमत जीडीपी कहलाती है। यानी कि किसी एक देश के अंदर यानी भारत के अंदर जो सेवाएं हैं और वस्तुएं हैं उनकी जो कुल कीमत होती है उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ये जीडीपी इसको बोलते हैं। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये टर्मोलॉजीज मैं जानता हूं कि जो ये हमारे चैनल को देखें वो सब लोग इसको समझें। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में इसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये टर्म उत्पादन से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए किसी देश के अंदर सिर्फ दो काम हो रहे हैं, जैसे कैंची बनाना, उसे बाल काटना। तो इनमें कैंची बनाना वस्तु का उत्पादन है और उस कैंची से बाल काटना सेवा का उत्पादन है। अब देखिए दोनों चीजें आएंगी। माना कि कैंची का दाम 50 रुपए और बाल काटने का चार्ज 20 रुपए है। अब अगर एक साल में 100 कैंची बनाई जाती हैं और 100 लोगों के बाल काटे जाते हैं तो उस साल उस देश की जीडीपी 50 से गुणा कर दो, किसको? 100 से, और प्लस 20, मतलब 20 को 100 से गुणा कर दो, यानी कि टोटल 5,000 और प्लस 2,000 यानी 7,000 रुपए हुए। इस तरह से मतलब देखा जाए कि जितना पैसा वस्तुओं और सेवाओं से देश का आता है वो सारा जीडीपी कहलाता है। मैंने एक एग्जाम्पल बताया आपको। इस तरह भारत में तैयार सभी प्रोडक्ट और सर्विस की घरेलू मार्केट जो कुल मार्केट वैल्यू भारत की जीडीपी कहलाती है। इसमें भारत में रहने वाले भारतीय, विदेशी दोनों शामिल होते हैं। ये पैमाना इतना बड़ा होता है कि इससे देश की इकोनॉमी का हाल आंका जाता है। मतलब हम सब लोग चाहते हैं कि इससे हम इसकी पता चल जाएगा कि भारत की इकोनॉमी किस तरह की है। एक टर्मिनोलॉजी आती है जीएनपी। जैसे मैंने कहा कि मैं मेन टर्मिनोलॉजीज को आज बताऊंगा। कल पे बजट पास हो जाएगा तो कल बजट के बारे में बताऊंगा। आज इसको हम लोग तो जरूर समझ लेना चाहिए। एक होती है जीएनपी। जीडीपी और जीएनपी लगभग एक जैसे होते हैं। जीडीपी में देश के भीतर रहने वाले लोग के कुल उत्पादन का बाजार मूल्य जोड़ते हैं। वहीं जीएनपी में किसी एक देश के सभी देशवासियों के उत्पादन के बाजार मूल्य को जोड़ते हैं, भले ही उनमें से कुछ देश के बाहर रहते हों। उत्पादन में वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल होती हैं। तो इस तरह से
मतलब यह है कि भारत के साथ साथ विदेशों में रहने वाले भारतीयों के उत्पादन का कुल बाजार मूल्य भारत की जीएनपी में शामिल होता है। यानी कि हमारे ही देश के लोग कुछ बाहर रह रहे हैं, वो कितना कमाते हैं उसको जीएनपी बोलते हैं बेसिकली। लेकिन भारत में काम करने वाली विदेशी कंपनियों और लोगों के उत्पादन का कुल बाजार मूल्य भारत की जीएनपी में शामिल नहीं होता है। जैसे भारत की कुछ विदेशी कंपनियां भी हैं, वो यहाँ पर काम कर रही हैं, वो जीएनपी में शामिल नहीं थे। यानी हमारे देश के लोग जो विदेश में रहे हैं, वो पैसा जो कमा रहे हैं वो हमारे यहाँ शामिल हो जाएगा जीएनपी में। लेकिन जो पैसा विदेशी कंपनियां यहाँ कमा रही हैं वो हमारे देश में पैसा शामिल नहीं होगा। एक बहुत बड़ी आजकल टर्मिनोलॉजी चल रही, बार बार लोग विकास का मुद्दा उठाते हैं कि डेवलपमेंट क्या है। ये भी हम समझ लें कि डेवलपमेंट किसे कहा जाता है। डेवलपमेंट यानी हिंदी में विकास का आम मतलब होता है आगे बढ़ना। आप सब जानते हैं, हम सब आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। निजी तौर पर अच्छा खाना, अच्छे कपड़े पहनना और बाकी संसाधनों के साथ आगे बढ़ने के लिए भरपूर अवसर मिलने को विकास कहते हैं। कि सब ध्यान रखना, अपॉर्चुनिटी मस्ट बी देयर। देश के स्तर में पर भी विकास के करीब करीब ऐसे ही पैमाने, जैसे सभी लोगों की भूख और गरीबी दूर होना, इलाज के लिए अस्पताल होना, आने जाने के लिए सड़क होना, रेल, ब्रिज, मेट्रो आदि होना, पढ़ाई के लिए स्कूल, कॉलेज आदि होना, आगे बढ़ने के लिए भरपूर अवसर मिलना विकास कहलाता है। अर्थशास्त्र में इन सभी पैमानों को मापने का तरीका होता है जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। इसे हम पहले बता चुके हैं, आप सब जानते हैं। अगर जीडीपी बढ़ेगी तो सरकार का रेवेन्यू और डेवलपमेंट के पैमाने भी बढ़ जाएंगे। जीडीपी की परिभाषा के मुताबिक अगर देखें तो भारत ने किसी एक साल की कुल 100 करोड़ रुपए की वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन किया तो उस साल भारत की जीडीपी कितना होगा? 100 करोड़ होगी। अगले साल यही आंकड़ा बढ़कर 110 करोड़ रुपए हो जाए तो जीडीपी 10 करोड़ रुपए का इजाफा यानी 10% की ग्रोथ हो गई। आम भाषा में इस प्रतिशत को ही विकास दर कहा जाता है। आप समझो ना, जैसे पिछली बार 100 रुपए कमाए, इस बार 110 रुपए कमाए तो यानी 10% पर वृद्धि हो गई। इसी को हम लोग ग्रोथ रेट कहते हैं। कि कहते नहीं कहते वृद्धि दर, वृद्धि दर। दरअसल जीडीपी के बढ़ने की दर ही को वृद्धि दर कहते हैं। एक टर्मिनोलॉजी और बहुत आती है, सब लोग जानते हैं, हम सब लोग टैक्स देते हैं। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। जो लोग नौकरी नहीं करते हैं वो भी टैक्स देते हैं, ध्यान रखना, उनका भी ध्यान रखना है। वो सब लोग टैक्स देते हैं। आप लोग कपड़ा खरीदते हैं, बीज खरीदते हैं, वस्तुएं खरीदते हैं, छोटी मोटी कोई वस्तु खरीदते हैं, उस पर भी आपको टैक्स पड़ता है। आप जीडीपी आप जानते हैं, सॉरी, जीएसटी के रूप में। और हम लोग जैसे कि जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उसका भी टैक्स देते हैं डायरेक्ट, और उसके बाद में जो वस्तुएं खरीदते हैं दोनों टैक्स देते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टैक्स देते हैं। तो हम किसी बंद कॉलोनी या सोसाइटी में समझ सकते हैं, माना किसी सोसाइटी में पानी की एक टंकी बननी है, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसे में सोसाइटी की वेलफेयर एसोसिएशन सभी घरों में कुछ कुछ पैसा जमा कराती है। आमतौर पर बड़े मकानों से ज्यादा पैसा और छोटे घरों से कम पैसा लिया जाता है। कुछ इसी तरह सरकार टैक्स वसूलती है, भारत सरकार, हम देशवासियों से। इसका इस्तेमाल सार्वजनिक कामों, देश की सुरक्षा। अब देखिए, जो पैसा लिया गया सरकार के द्वारा वो कहाँ सरकार खर्च करेगी? सार्वजनिक काम, जैसे शौचालय बनवाना, रोड बनवाना, पुल बनवाना, ट्यूबवेल बनवाना। देश की सुरक्षा में बॉर्डर पे खर्चा होता है, डेवलपमेंट में खर्च होता है, लोगों की वेलफेयर और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में दिया जाता है। भारत में मोटे तौर पर दो तरह के टैक्स हैं, आप सब जानते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। किसी व्यक्ति, संस्था या कंपनी की आय पर सरकार की ओर से सीधे तौर पर लगाए जाने वाले टैक्स को डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, प्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स, कंपनी पर भी टैक्स होते हैं। किसी वस्तु को खरीदने या सेवा का इस्तेमाल करने पर उसके दाम को सरकार का एक हिस्सा लेती है, जिसे जीएसटी कहा जाता है। ये टैक्स सीधे तौर पर नहीं लिया जाता है, इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी भी इनडायरेक्ट टैक्स में आती है। फाइनेंशियल बिल और अप्रोप्रिएशन बिल में क्या अंतर है, ये हमें आज समझना है, क्योंकि हम आज समझ लेंगे तभी हम कल ठीक से बजट को समझ पाएंगे। मोटे तौर पर बजट के 3 हिस्से होते हैं। बजट भाषण होता है, एक फाइनेंशियल बिल होता है और एक अप्रोप्रिएशन बिल होता है। बजट भाषण के जरिए वित्त मंत्री लोकसभा में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखती हैं। इसके बाद संसद में 2 बिल पेश किए जाते हैं, फाइनेंशियल बिल और एप्रोप्रिएशन बिल। फाइनेंशियल बिल यानी वित्त विधेयक में सरकार अपनी जमा का हिसाब बताती है, कितना पैसा है, साथ ही जमा का मुख्य जरिया बताती है, कहां से पैसा आया, यानी टैक्स में सरकार क्या बदलाव करने जा रही है, इसके बारे में भी बताती है, यानी फाइनेंशियल बिल में। जबकि अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, यानी विनियोग विधेयक में सरकार अपने खर्च का ही पेश करती है कि कैसे कितना खर्च होगा। इस बिल के लोकसभा के पास होने के बाद सरकार भारत की संचित निधि से पैसा निकाल सकती है कि कहां कहां हमें पैसा देना है।
ये दोनों बिल भारत की संसद नीति से जुड़े होने के कारण भी मनी बिल होते हैं, इसलिए इन्हें केवल लोकसभा में पारित किया जाता है, राज्यसभा में पर केवल इसमें बहस होती है, यानी सलाह दे सकता है बस। तो इस तरह से हमने एक सिंपल सा बताया कि बजट क्या होता है। इसके बारे में हम अब आपको कैसा लगा, आपने इससे क्या सीखा, और आप लोग हमें इस पर ज़रूर टिप्पणी दीजिएगा, इससे आपने क्या मतलब कुछ हेल्प मिली कि नहीं मिली। और अगर आपको कोई बात करनी है तो मेरा मोबाइल नंबर है 9211490304। डॉक्टर हरीश चंद्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय, डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस, जैसा कि आप जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।